हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली मैं आपके लिए दोस्तों आपके एग्जामिनेशन 2022 का हिंदी का क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं दोस्तों। और ये पेपर दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके लिए दोस्तों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको जो मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों मैंने जो इंग्लिश में आपके लिए क्वेश्चन बताए थे उनमें से दोस्तों लगभग 90% जो क्वेश्चन थे दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए थे। तो दोस्तों काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि दोस्तों कि इंग्लिश का जो हिंदी का वो पेपर है वो भी बना के लाइए। तो दोस्तों मैं आपके लिए आपके कहने पर एकदम रियल पेपर लेके आ चुका हूं दोस्तों। इसके सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। इसमें आपके लिए दोस्तों जो प्रार्थना पत्र होगा वो क्या आएगा, जो संवाद होगा क्या आएगा, उसमें हिंदी के जो टेक्स्ट बुक के जो आपकी बुक के जो क्वेश्चन हैं वो क्या होने वाले हैं, वो कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, कौन से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सभी दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों आपका जो हिंदी की बुक का जो सिलेबस रहने वाला है वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आपके लिए बता देता हूँ। जिसमें देखिए दोस्तों एक तो है अमरूद का पेड़, आपका जो चैप्टर है वो अमरूद का पेड़ है। राम और भरत का जो संदेश है वो है। बस की यात्रा है। और देखिए दोस्तों हुंडरू का जलप्रपात। और जो लास्ट जो पांचवा जो चैप्टर है बूढ़ी पृथ्वी का दुख और गुरु शिष्य। और जो सातवां जो चैप्टर है दोस्तों वो है अपराजिता, जो कभी पराजित ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें जो पहला क्वेश्चन है देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये समझो दोस्तों ये छप गया है दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए देखिए दोस्तों कवित्री को किसके आदमी होने पर संदेह है। तो इसका आंसर हो जाएगा कवित्री को ऐसे आदमियों पर संदेह है जिनको पृथ्वी की चिंता नहीं है बिल्कुल भी। तो पृथ्वी की चिंता ना करने वाले आदमियों पर, लोगों पर क्या है, पृथ्वी को संदेश है, कवित्री को संदेश है। तो देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ का सीना क्यों दहलता है। तो पहाड़ का सीना क्यों दहलता है, क्योंकि दोस्तों पहाड़ का सीना पहाड़ तोड़ने के लिए किए गए विस्फोटों के कारण क्या है, यह दहलता है। तो जब हम पहाड़ों को तोड़ने के लिए दोस्तों हम जो विस्फोट करते हैं तो इससे क्या है, जो पहाड़ होते हैं उनका जो सीना है वो दहल जाता है। ऐसा क्या है, कवि ने ऐसी क्या है वो फील इमेजिन किया है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों लेखक को मिद्दू मिद्दू का क्षोभ क्यों अच्छा लगा। तो लेखक को मिद्दू का क्षोभ क्यों अच्छा लगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक को मिद्दू का क्षोभ इसलिए अच्छा लगा है क्योंकि यह क्षोभ वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में निहायत ज़रूरी है। और क्योंकि यह जीवन का परिष्कार करता है, बशर्ते क्षोभ का संस्कार हो और उसे स्वयं पोसा तथा सहा भी जा सके। तो ये दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों जल्दी से। लेखक हर एक पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। तो दोस्तों जर्जर बस होने के कारण लेखक को लगता था कि कहीं बस की स्टीयरिंग फेल, लेखक को हर पेड़ तो स्टीयरिंग फेल ना हो जाए। तो दोस्तों जो बस थी उसका जो अवस्था थी बहुत ही जर्जर थी। इस कारण लेखक को ऐसा लग रहा था कि कहीं स्टीयरिंग फेल ना हो जाए, जिसके कारण किसी पेड़ से टकरा जाए। यदि पेड़ बस से टकरा गई तो मौत निश्चित है, इसलिए सड़क के किनारे किनारे खड़े पेड़ उसे दुश्मन लग रहे थे। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए। तो तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, तो मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो अकेला हो परंतु शरीर के सभी अंगों का समान रूप से पालन पोषण करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों राम ने भरत को क्या भेंट किया तथा भरत ने उसे किस प्रकार स्वीकार किया। तो देखिए दोस्तों राम ने भरत को अपनी चरण पादुका जो चप्पल होती हैं, हमारे जो स्लीपर्स होते हैं उनको कहते हैं चरण पादुका, अर्थात
खड़ाऊं भेंट की। भरत ने खड़ाऊं को प्रजा की रक्षा करने वाले 2 पहरेदार प्रेम रूपी रत्न को सहेज कर रखने वाले सीप जाप करने के लिए राम नाम के 2 अक्षर, रघुकुल की रक्षा करने के लिए 2 किवाड़ तथा सेवा रूपी धर्म की राह दिखाने वाले 2 नेत्र की तरह स्वीकार किया है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर जो आपके बिहार में है। छोटा नागपुर के बारे में आप क्या झारखंड में है के बारे में आप क्या समझते हैं? तो झारखंड से इसका क्या संबंध है? तो छोटा नागपुर एक पठारी क्षेत्र है जो संथाल परगना क्षेत्र में स्थित है। यह जैव विविधता से समृद्ध है, यहाँ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की कई विशेषताएं मिलती हैं। यह क्षेत्र खनिजों से भी मिलता है। यहाँ कोयला, अभ्रक तथा अन्य खनिज बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। झारखंड छोटा नागपुर पठार में ही स्थित है। तो झारखंड क्या है? छोटा नागपुर जो पठार होता है, छोटा नागपुर पठार झारखंड में ही स्थित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये संवाद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना का जो संवाद है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो 2 मित्रों के बीच क्या है, आपको संवाद लिखना है। आप अपने अंदाज में भी कैसे भी लिख सकते हैं। आपको क्या है, 2 मित्रों की कल्पना करनी है। कोई भी 2 मित्र हो जाएं तो पहला जो मित्र है वो कहता है कैसे हो दोस्त, तो सुना है तुम्हें कोविड हुआ है। तो दूसरा कहता है हाँ यार, परंतु अब सबकी दुआओं से अब मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। फिर अजय कहता है सुन के अच्छा लगा मित्र, तुम बहुत स्वस्थ हो। फिर शिवम कहता है हाँ यार, कोरोना दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तुम भी सावधान रहना। फिर इस बात पे अजय कहता है हाँ यार, सावधानी रखते हैं, परंतु कोरोना के कारण बहुत सी समस्याएं होती हैं। इसी बात पे शिवम भी कहता है हाँ यार, सावधानी रखेंगे तो ये समस्याएं जल्द ही ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे ही देखिए दोस्तों, फिर अजय बोलता है मेरे मोहल्ले में तो 5 लोगों को कोविड पॉजिटिव आए हैं, जिसके कारण हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसी बात पे शिवम कहता है हाँ मित्र, आवश्यक कार्य ना हो तो घर के बाहर मत जाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। फिर अजय कहता है तुम भी अपना ध्यान रखो मित्र। शिवम कहता है हाँ मित्र। फिर शिवम कहता है धन्यवाद। इसी बात पे क्या है, संवाद समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको भी कल्पना करनी है, 2 मित्रों की कल्पना करनी है और अपने शब्दों में भी आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लेखक कानपुर से शर्म के मारे क्यों भाग आया था? तो इसमें क्या है, BSED जो कॉलेज था कानपुर का, उसमें अध्यापक लेखक से आशा करते थे कि वह टॉप करेगा, लेकिन लेखक को प्रथम श्रेणी से 3 अंक कम मिले। इसी कारण वह शर्म के मारे कानपुर से बनारस आ गया, क्योंकि उसको क्या है, 3 अंक कम मिलने के कारण वो टॉप नहीं कर पाया और वह शर्म के मारे क्या है, कानपुर से भाग आया। नेक्स्ट है, दूसरों के दुख कब अपने दुख से बड़े लगने लगते हैं? यह कब होता है, जब इस बात का बोध हो कि सामने वाला व्यक्ति किसी ऐसे दुख को झेल रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसा दुख उसके दुख के सामने क्या है, अपने दुख के सामने क्या है, छोटा लगता है, और जो सामने वाला होता है उसका दुख क्या है, बड़ा लगने लगता है। उदाहरण के रूप में स्वरूप लेखिका के जीवन में खालीपन है, लेकिन जब वह डॉक्टर चंद्रा से मिलती हैं तो उसके दिव्यांग शरीर को देखकर वह अपने दुख को भी क्या है, भूल जाती हैं और उन्हें अपना दुख भी क्या है, छोटा लगने लगता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक को उनके भाई बहनों के साथ जोड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक को उनके भाई बहनों के साथ जोड़ती हैं? तो देखिए दोस्तों, अमरूद के पेड़ की छाया लेखक को उसके भाई बहनों के साथ जोड़ती हैं। वे सभी अमरूद की छाया में बेंत की कुर्सियों पर बैठकर चर्चा करते हैं, जिससे उनके बीच उम्र का फ़र्क मिट जाता है और दोस्ताना व्यवहार भी पनपने लगता है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता है? तो लेखक अपने घर जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता है? तो इसका कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों,
लेखक अपने घर जाकर उदासी का अनुभव इसलिए करता है क्योंकि अमरूद का जो पेड़ था वो कट चुका था, और जब लेखक उसके भाई बहन की ज़िंदगी की बुलंदी की ओर बढ़ रहे थे, जब उसके भाई बहन ज़िंदगी की बुलंदी की ओर बढ़ रहे थे, तब लेखक की माँ को रूढ़ी और अशुभ की मिथ्या भाव ने पराजित कर दिया। लेखक के प्रति बड़ों के कोई स्वागत भाव भी नहीं था। तो ऐसे आप क्या है इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे रहने का क्या दुष्परिणाम मानती थी। तो जो लेखक की माँ है वो पेड़ के होने से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, ऐसा उनकी जो सोच थी वो क्यों थी। तो देखिए दोस्तों, लेखक की माँ का मन यह मान बैठा था कि बड़ी बहू की अलगाव भावना, सबसे छोटे का निठल्लापन खुद उनकी बीमारी का क्या है, कारण है। तो ऐसे हम क्या है लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, वेरी ग्रामर के जो हैं व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों परिभाषा है आपके लिए लिंग की। तो लिंग की परिभाषा क्या है, जिस शब्द से किसी स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो जिस शब्द से स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही हैं तो इसमें क्या है, स्त्रीलिंग है, और लड़का खेलता है इसमें पुल्लिंग है। और लिंग के भेद क्या है, दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग जिसमें पुरुष का भेद होता है वो पुल्लिंग, और जिसमें स्त्री का भेद होता है वो स्त्रीलिंग। ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, समास की परिभाषा क्या होती है, जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो समास की परिभाषा क्या है, जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति को हटाकर, बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, अर्थात उनकी जो विभक्तियां हैं उनको बिल्कुल हटा के, बिल्कुल छोड़ते हुए जब उन्हें मिक्स कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, समास कहलाते हैं। जैसे राजपुत्र हो गया, राजपुत्र, इसमें ना तो संधि है ना समास है, पर देखिए दोस्तों इसमें जो भाव है तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसका समास क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। ऐसे ही ये क्या होता है, समास होता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के परस्पर, लिख लीजिए दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, इसमें तो नहीं है पर मैं बोल रहा हूँ, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, संज्ञा की परिभाषा क्या कहती है, तो जब किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को, जब नहीं है, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, इसमें देखिए दोस्तों, राम क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, राम क्या है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और विद्यालय क्या है दोस्तों, विद्यालय यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। तो और यदि नाम आ जाता, विद्यालय का नाम आ जाता, मान लो आदर्श स्कूल में जाता है, तो आदर्श स्कूल ये क्या हो जाता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता। तो संज्ञा की परिभाषा याद हो गई, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी में ही देखिए दोस्तों, सर्वनाम। अब सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, तो सर्वनाम क्या होती है, संज्ञा के स्थान पर, जिन्हें संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त में लाया जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे मैंने बोल दिया राम विद्यालय जाता है, यहाँ पे तो ये हो गया संज्ञा। अब मैंने राम की जगह वह लगा दिया, तो राम विद्यालय जाता है, वह अपना काम स्वयं करता है, तो राम विद्यालय जाता है। अब वह क्या हो गया, यहाँ पे दोस्तों सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा क्या थी, संज्ञा के स्थान पर ही प्रयुक्त हुआ है, राम की जगह पे क्या है, वह आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ऐसे ही देखिए दोस्तों, संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गई, विशेषण। अब विशेषण को भी देख लीजिए दोस्तों, ये ग्रामर में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों, 100% आएंगे। देखिए दोस्तों, विशेषण क्या होती है, विशेषण अब देखिए दोस्तों, संज्ञा है और दूसरा क्या है, सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम, इन दोनों की जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, जैसे राम ने काली टी शर्ट पहनी है, तो यहाँ पे जो टी शर्ट है वो कैसी है,
काली है तो टी शर्ट की क्या हो गई, विशेषता हो गई कि वह काली है, तो काली यहाँ पे क्या हो जाएगी, विशेषण हो जाएगी। तो ऐसे हम क्या है इसके कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे चलिए जल्दी से। इस पाठ में इस पाठ का मतलब है दोस्तों जो राम और भरत वाला जो पाठ है उससे क्वेश्चन आया है। इस पाठ में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है, तो इस पाठ में श्री राम ने अपने छोटे भाई भरत को समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राम ने भरत को क्या क्या करने की सलाह दी है, तो राम ने भरत को सलाह दी है कि जब तक हमारे गुरु मुनि और राजा उनके साथ हमारे साथ हैं तब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वे ही हमारी रक्षा करेंगे। बड़ों की आज्ञा का पालन करते रहने से पतन नहीं होता है। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार ही राजधर्म का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के अनुसार घर का जो मुखिया है वो कैसा होना चाहिए, तो तुलसीदास के अनुसार मुख्य समान, ये तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाठ के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो पाठ के अनुसार प्रजा के परिजन एवं परिवार की सुख दुख का ध्यान रखकर न्यायपूर्वक शासन करने वाला ही क्या होता है, राजा का धर्म होता। न्यायपूर्वक शासन करना ही क्या होता है, राजधर्म होता है, और ऐसा करने वाला क्या होता है, राजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बस की यात्रा का लेखक कौन है, तो बस की यात्रा का लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखक को लोगों ने शाम वाली बस का सफ़र करने की सलाह क्यों दी, तो क्यों देती, क्योंकि दोस्तों लेखक को लोगों ने शाम वाली बस की सफ़र करने की यात्रा इसलिए दी थी क्योंकि जो बस थी क्योंकि लोगों को बस जर्जर थी, इसमें आएगा क्योंकि जो बस थी वो क्या थी, जर्जर थी और कभी भी धोखा दे सकती थी, और यह कहना मुश्किल था कि बस अपनी गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी या नहीं पहुंचाएगी, तो ऐसा उसको संदेह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, बूढ़ी पृथ्वी का दुख है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। इस कविता में कवित्री किससे प्रश्न पूछ रही है, तो इस कविता में किससे प्रश्न पूछ रही है, तो निवास कर रहे प्रत्येक व्यक्ति से। कहाँ है, पृथ्वी पर निवास कर रहे, यानी हम लोग, यानी हम सभी, जो भी हम पृथ्वी पर रहते हैं उन सभी से क्या है, कवित्री क्या है, प्रश्न कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कवित्री को किसके आदमी होने पर संदेह है, ये तो हो गया है। ये क्या है, पृथ्वी की चिंता ना करने वालों पर संदेह है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। सभी दोस्तों में आपको शेयर करना है इस वीडियो को, सभी दोस्तों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको पूरा पेपर, कंप्लीट पेपर दोस्तों मैं कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट है, इसमें बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है, तो बूढ़ी पृथ्वी को इस बात का दुख है क्योंकि जो पृथ्वी के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका अत्यधिक दोहन हो रहा है, और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है, पृथ्वी को क्या है, बहुत ज़्यादा ही क्या है, दुख हो रहा है। तो यह क्या है, उसके लिए दुख की बात है। नेक्स्ट है आपके देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, डॉक्टर चंद्रा से जो पहली बार मिलकर लेखिका ने कैसा अनुभव किया था, तो इसमें क्या है देखिए दोस्तों, डॉक्टर चंद्रा ने पहली बार लेखक से मिलकर अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगी। क्या है, लेखिका को मिलकर क्या है, जो डॉक्टर चंद्रा से मिलकर उसको क्या है, जो रिक्तिका थी, अपनी जो जीवन की रिक्तता मतलब क्या है, खालीपन क्या है, छोटा लगने लगा। लेखिका को महसूस हुआ कि डॉक्टर चंद्रता को विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही हैं, विधाता को कोसकर नहीं। तो क्या है, वो क्या है, अपना जो जीवन है उसको निभा रही है, ना कि किसी को कोसने से। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, वीर जननी पुरस्कार किसे मिला है, उसे यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो वीर जननी पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की माँ शारदा सुब्रमण्यम को मिला है। उन्हें वह पुरस्कार इसलिए मिला है क्योंकि वह ऐसी दृढ़ निश्चयी, संघर्षशील, साहसी तथा ममतामयी माँ थीं जो अपनी दिव्यांग पुत्री के संघर्ष में हर कदम क्या है, साथ रहती थीं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं क्यों मिला था, क्योंकि वो क्या है, दृढ़ निश्चयी, संघर्षशील, साहसी, ममतामयी माँ थी और अपनी दिव्यांग पुत्री को क्या है, हर कदम पर क्या है, उनको हर कदम पर उनके लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं।
नेक्स्ट है अपराजिता अपने नाम को किस प्रकार सार्थक करती है। तो अपराजिता के बारे में आप लिख सकते हैं, यह इसका अर्थ होता है पराजित ना हो। डॉक्टर चंद्रा को लेखिका अपराजिता संबोधित किया है। वास्तव में डॉक्टर चंद्रा में असीम धैर्य, दृढ़ इच्छा और अद्भुत लगन है। वह अपने विकलांगता पर विजय प्राप्त कर सफलता का शिखर छू लेती हैं। विषम और विकट परिस्थितियों में भी अपराजिता बनी रहने वाली अपराजिता अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना किया है और अपना नाम क्या है सार्थक करती हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है छोटा नागपुर स्वर्ण का एक टुकड़ा है, क्यों है। तो इसमें क्या है, छोटा नागपुर आकर्षक, मनमोहक, आनंददायक स्थान है। वह स्वर्ग की तरह क्या है सुंदर है। शांति बिखरी हुई है चारों ओर। विभिन्न पक्षियों का कलरव है, मतलब शोर है। खेतों की हरियाली से वातावरण रोचक बन जाता है। अतः छोटा नागपुर क्या है, एक स्वर्ण का टुकड़ा है। हुंडरू जलप्रपात की विशेषता बतानी है। इसमें हुंडरू जलप्रपात स्थल का शोभा देवलोक जैसी है। 243 फीट ऊंची है और यहाँ पे क्या है, पहाड़ों की चीरता हुआ पत्थर है। जिस समय गिरता है वह स्वरूप अत्यंत आकर्षण दिखता है। पानी गिर कर क्या है 20 फीट ऊपर उछलता रहता है। प्रपात के आगे दृश्य भी अधिक मनमोहक लगने लगता है। उसके ऊंचे ऊंचे प्रपात हैं, लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत ही कठिन है। तो इसमें क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस ये विशेषता लिखनी है। छोटा नागपुर के बारे में आप क्या जानते हैं। छोटा नागपुर क्या है, रांची से 37 किलोमीटर है। यहाँ हुंडरू का प्रसिद्ध जलप्रपात है। झारखंड का एक सुंदर मनमोहक स्थल है जो रांची जिले का एक भाग है। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना पत्र देख लीजिए दोस्तों। अपने पिताजी को क्या है पुस्तक खरीदने के लिए पैसे भेजने हैं, तो पैसे मंगवाने हैं अपने पिताजी से। उसके लिए क्या है, आपको एक अनुरोध पत्र लिखना है। तो देखिए दोस्तों, आप पहले क्या है अपना एड्रेस लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे और आपके पिताजी के लिए दोस्तों, आपके पिताजी के लिए दोस्तों यहाँ पे आदर्श सूचक शब्द आएंगे। तो आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श, यहाँ पे नमस्कार किया जाएगा तो चरण स्पर्श हो गया। अब यहाँ पे लिखना है अपनी बात लिखनी है। मैं स्वस्थ हूँ और आई होप वहाँ पे भी सभी अच्छे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और मेरी वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई है। मेरे सभी पर्चे अच्छे गए हैं। पर्चे का मतलब है मेरे जो सभी एग्ज़ाम थे, पेपर थे, वो सभी अच्छे गए हैं। आशा है मैं अच्छे अंकों से पास हो जाऊंगा। मुझे नई किताबें तथा कॉपियाँ खरीदनी है। इसके लिए मुझे 400 रुपये की आवश्यकता है और आप यथाशीघ्र रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। माँ को प्रणाम और छोटे भाई बहनों को मेरा आशीर्वाद कह देना। तो ये क्या है, आपका जो प्रार्थना पत्र है। फिर इसके बाद आपका प्यारा पुत्र, आपका आदर्श पुत्र या प्यारा पुत्र आप कह सकते हैं। फिर उसके नीचे आपका जो नाम है वो नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।